दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा था उसका नया टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। माय नेम इज़ रमेश जैन। तो फ्रेंड्स देखो, एक बात ये समझे कि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़े थे कि एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमने देखे थे। वो देखे थे हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने ये जाने थे कि उस प्लस क्यू कारण यदि होगा तो चार्ज क्या होगा, उस पर जो फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की ओर होगा, और यदि माइनस चार्ज होगा तो उसकी तरफ टूवर्ड द चार्ज होगा, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज देखे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि प्लस से चलती है और माइनस पर एंड होती है, ठीक है, ये हमने मेनली उसमें देखे थे। और ये भी देखे थे कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। चलिए आज हम एक नया टर्म्स देखने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है फ्रेंड्स, समझ लो कि व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज, जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बनने वाले इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये जो सिस्टम है जिसमें क्या रखा है, जिसमें आपका दो बराबर और अपोजिट चार्जेस रखे, पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस पर रखे, मान लेते से अपन एक्स मान लो, ठीक है। तो ये इस एक्स डिस्टेंस पर रखे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल क्या है, यदि मान लो यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, तो यदि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हैं तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस हमेशा मिड से मापी जाती है, ऐसा किताबों में लिखा रहता है। तो हमने इसका एक मिड पॉइंट ले लिए ओ, और इसकी मिड से डिस्टेंस इस तरफ भी ले लेते एल और इस तरफ भी ले लेते एल, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2l, ठीक है। चलिए तो मैं इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट वगैरह सब बता देता हूँ फटाफट। तो वेन टू एंड टू इक्वल सॉरी वेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज are kept very near, very close, then this system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। चल अब तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या रहता है, कुछ चार्ज रहना चाहिए, यानी इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रहना चाहिए, और डाइपोल क्यों दो रहना चाहिए, दो चार्जेस, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो, इसमें भी एक पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, आउटवर्ड। और माइनस यदि चार्ज है तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी इनवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे तो इससे आउटवर्ड निकलेगा, इससे इनवर्ड निकलेगा, पूरा एक ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि मतलब प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर एंड हो जाएगा, मतलब अपने आप में कंप्लीट सिस्टम निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक फोर्स रखेगा जो कि आसपास की दूसरी वस्तुओं को इफेक्ट करेगा, इसलिए इसका एक मोमेंट भी निकलता है, मोमेंटम। तो हम एक नई टर्म देखते हैं, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या मोमेंटम।
जिसको हम लोग P से शो करते हैं, ठीक है। इसको किससे? P से शो करते हैं फ्रेंड्स, P से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? देखो, जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, कोई मान लो, मान लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की डिस्टेंस अपन 2L मान लेते हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल में से कोई एक चार्ज और उन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो कोई भी एक चार्ज ले लें, सपोज करो यहाँ पर हम Q ले लेते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 2L मान लेते हैं, तो ये हमारा निकल गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये एक वेक्टर वैल्यू है फ्रेंड्स, ठीक। ये क्या है? आपकी एक वेक्टर वैल्यू है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो आप याद कर लें। डायरेक्शन एक मान ली गई है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस यानी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज द डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। चलिए, जैसे आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? नेगेटिव से निकलकर कहाँ चलते हैं? पॉजिटिव में चलते हैं। तो वो सेम वही की वही डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये वेक्टर। अच्छा, इसकी यूनिट निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगी फ्रेंड्स? यूनिट देखो, ये कूलाम है और ये मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी? कूलाम मीटर, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे, यदि फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? देखो, कूलाम का क्या बनता है? 80, ठीक है, यानी एम्पियर इंटू टाइम, और इसका क्या बनेगा? एल का क्या बनेगा? एल ही बनेगा, लेंथ। तो 80L इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स। और ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कि कोई प्लस क्यू हो सकता है यहाँ पे +2Q हो और ये -2Q हो, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है, मान लो कि सपोज करो कि इनके बीच की डिस्टेंस x हो, तो क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट है वेक्टर P बराबर से कितना जाएगा? 2Q × x, ठीक है, कूलाम मीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उसमें आपको ये बोला गया है कि एक यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। कितने? 2 पॉइंट दिए गए हैं। ये है आपका 0A और ये है आपका A0, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है +Q और यहाँ पर दिया गया है आपका +Q और यहाँ पर दिया गया है आपका -2Q। अब आपको बताना है कि इसका डायपोल मोमेंट क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर +Q है, यहाँ पर -2Q, ये तो कोई डायपोल मोमेंट बनेगा नहीं क्योंकि इक्वल चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं बनेगा, -2Q है, यहाँ पर Q है। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। इस तरफ -Q एक बांट लेते हैं और एक -Q इस तरफ। अब ये बन गए 2 डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पर P1 बराबर से एक हो गया Q और इन दोनों की भी डिस्टेंस कितनी हो गई? A, और नीचे वाला भी कितना हो गया? Q, और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस दोनों की अभी भी कितनी है? A, क्योंकि x एक्सिस पे डिस्टेंस तो यही है, ठीक है। तो जब 2 इस तरह के डायपोल हो, यानी एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो, यानी ये P1 हो और ये P2 हो, तो इसका जो वेक्टर रिजल्ट होगा कैसा हो? बीचों बीच निकलेगा। तो P रिजल्टेंट या P नेट बराबर से निकलेगा आपका √P1² + P2², ठीक है। तो ये दोनों ही P बराबर है, तो क्या हो जाएगा? P√2 हो जाएगा। और P की वैल्यू कितनी है? Q × A × √2। तो ये आपका P नेट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या बोलने वाले हैं? अब हम ये बोलने वाले हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, अब वो हमें निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
अब जो डाइपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी पॉइंट पर निकालना है तो दो तरह से निकाल सकते हैं। दो एक्चुअल में हम तीन केस में निकालेंगे। तो पहले दो केस मेन जो बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है, एक आता है एक्सेस में, यानी एक्सेस यानी एक्सियल कंडीशन में, एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। और जो दूसरा आता है वो आता है आपका परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्विलैटरल कंडीशन में, ठीक है, या इक्विलैटरल पोजीशन में, ठीक है। और जो तीसरी आती है वो एनीवेयर, कहीं पर भी हो सकती है वो, तो ठीक है। तो देखो, एक है आपका एक्सियल पोजीशन, एक है आपकी इक्विलैटरल पोजीशन और एक है आपकी एनीवेयर कंडीशन। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं आपकी एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन मतलब होता है अक्षीय स्थिति में डायपोल मोमेंट पता करना। तो अक्षीय स्थिति में डायपोल मोमेंट पता करना, देखो थोड़ा कैसे है फ्रेंड्स। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक डायपोल यहाँ पर हमने क्रिएट करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू, ठीक है। इसके बीच से हम मान लेते हैं, इसके बीच से हमने एक पॉइंट सपोज करो ओ मान लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू ए मान लो, इसकी वैल्यू बी मान लो, प्लस क्यू माइनस क्यू इसकी क्वांटिटी है। यहाँ से हम कितने डिस्टेंस पर इस सपोज करो कि यहाँ से हम एक मिड पॉइंट से थोड़ा आगे एक पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमको एक पॉइंट P है और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। तो एक्सियल पोजीशन क्या होती है, जब जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डायपोल के उसी के बढ़ाई गई लाइन पर ही हो, है ना, उसी के बढ़ाई गए एक्सेस पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो कि इस पॉइंट पर चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है मिड से हम लोग को लेना है टोटल डिस्टेंस x, ठीक है। और ये डायपोल की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2l है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l, ठीक है। और ये आधी डिस्टेंस भी कितनी हो गई, l हो गई। तो आपको क्या निकालना है, देखो आपकी A पर प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर कितना बनेगा, P पर, या P ना लिखकर इसको फ्रेंड्स में यहाँ पर कुछ और लेता हूँ। सपोज करो, क्योंकि यहाँ पर अपने को निकालना भी है, P डायपोल मोमेंट से भी होगा। C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ये देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह तो एक पॉइंट चार्ज हुआ, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E1 मान लो। तो E1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला KQ अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक कि A से लेकर C तक की डिस्टेंस बोलेंगे अपन, ठीक है। और AC डिस्टेंस क्या होगी, टोटल x में से l को घटा दो। तो E1 बराबर से KQ अपॉन x माइनस l की पावर 2। इस A पर प्लस Q चार्ज के कारण हमने इस पर निकाल लिया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो क्या निकला, KQ x माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, A से C की ओर, है ना, यदि हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर AC। अच्छा, एक सेकंड बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो प्लस Q तो आउटसाइड होगा, बाहर की ओर, है ना, लेकिन माइनस Q वाला जो चार्ज है इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, E2 होगी, ठीक है ना। तो E2 मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी C से लेकर B की ओर, क्योंकि माइनस हमेशा अपनी ओर खींचता है, प्लस हमेशा बाहर की ओर देता है ना, आउटवर्ड, और ये इनवर्ड होती है। तो मतलब B पर माइनस Q चार्ज के कारण, ठीक है, माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बराबर से बनेगा KQ अपॉन, अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस देखना है, देखो B से लेकर C तक की, है ना, क्योंकि हम ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट B से लेकर C तक की डिस्टेंस हमें निकालना है।
तो ये हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, और डायरेक्शन अब इस बार क्या होगी, सी से बी की ओर होगी। ठीक है, अब तो E2 बराबर से के क्यू, अब बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस आप देख सकते हो, देखो ये हो गई x और ये हो गई टोटल यहाँ से यहाँ तक की l, तो टोटल कितनी हो जाएगी, l प्लस एक्स हो जाएगी, है ना। तो ये डिस्टेंस निकल गई आपकी l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डायरेक्शन वो क्या है आपकी सी से बी की ओर। ठीक, अच्छा फ्रेंड्स, आप देखते हो कि ये जो पॉइंट है आपका ए है, ये किसके पॉइंट पी के पास में है, और ये जो पॉइंट बी है ये पी से बहुत दूर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E1, ठीक है, और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E2। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, चूंकि चार्ज जो पास होता है वो ज़्यादा फोर्स लगाता है, जो दूर होता है वो कम फोर्स लगाता है, इसका मतलब है कि E1 इज मच ग्रेटर देन E2। ठीक है, अब इसका मतलब जब ये दोनों एक ही लाइन में है, तो जब एक ही लाइन में है तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ग्रेटर वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना पड़ेगा, यानी E1 में से E2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो नेट निकलेगा इसका ना। तो देखें तो E1 की वैल्यू E नेट बराबर से हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन, ये कितना आया था, x माइनस एल की पावर 2, और ये आया था के क्यू एक्स प्लस एल टू दी पावर 2। चलिए अपन इसमें से के क्यू को कॉमन कर लेते हैं, के क्यू और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स एल टू दी पावर 2, बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस एल टू दी पावर 2। ठीक है, और अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, के क्यू बाहर ही है तो ये आ जाएगा आपका x माइनस एल और x प्लस एल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फॉर्मूला भी लग जाएगा और उसका होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ये ब्रैकेट अपन चाहो तो एक साथ ही खोल दे फ्रेंड्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2xl, और माइनस से ब्रैकेट को ओपन करते चलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। ठीक है, तो ये x कट गया, l से ये l कट गया। ठीक है, तो आपका आ गया के क्यू, और ये 2xl और 2xl कितना हो जाएगा, 4xl, अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और उस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया ई नेट बराबर से। लेकिन अब एक बात बताओ, हम अभी अपन ने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े थे, P बराबर से Q इंटू 2L, तो ये Q भी है 2L भी है हमारे पास, तो क्या बच जाएगा, फिर उसके बाद Q2L रख देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, और साथ में Q2L की जगह P लिख देंगे तो यहाँ P बच जाएगा, अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू दी पावर 2। तो देखें, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई नेट बराबर से 2xp के अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू दी पावर 2, और के की वैल्यू आपको पता है, यदि एयर या वैक्यूम में बात कर रहे हैं अपन, है ना, एयर में यदि बात करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2kxp अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ई नेट बराबर, तो ये फ्रेंड जो है ये वैल्यू कब की निकली, एक बड़े डायपोल मोमेंट के लिए। अब एक बात बताओ, जैसे ये अपना डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यदि ये मान लेते, यदि हम ये छोटा होता, ठीक है, ये बहुत मच छोटा होता, छोटा तो क्या होता, इसका मिड पॉइंट थोड़ी बदलता और पी पॉइंट भी नहीं बदलता। इसका मतलब है कि आपकी जो ये एक्स वाली जो डिस्टेंस है ये तो वही रहती है, लेकिन एल वाली डिस्टेंस छोटी हो जाती है। मतलब फॉर स्मॉलर, यदि हम किसके लिए बात करेंगे, स्मॉलर डाइपोल के लिए यदि हम बात करेंगे, है ना, स्मॉलर डाइपोल के लिए, फॉर स्मॉल डाइपोल के लिए बात करेंगे तो L इज मच लेस देन x हो जाएगा, तो L की वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो E नेट बराबर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 2kxp अपॉन
ये एल को छोड़ देंगे तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन ये तब याद रखना ऊपर वाले एक्स को इसलिए हम इग्नोर नहीं कर रहे, यानी ये ऊपर वाला एक्स बना रहेगा और एक नीचे एक्स की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब ये पावर कट जाएगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 kp अपॉन कितना आ गया, एक्स की पावर 3, ये ई नेट बराबर से आ गया, ठीक है। तो कई जगह ये वाली वैल्यू लिखी जाती है और यूनिट वही होगी न्यूटन पर कूलम। और इसको मैं के लिख देता हूँ तो के रहेगा तो आपको शॉर्ट रहेगा तो याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा के ये सॉरी फ्रेंड्स वन थिंग कि मैंने यहाँ पर के की वैल्यू लिख दिया था, ये के हटा चले। और यदि के की वैल्यू अपन लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 kp अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक। ये आ गया आपका न्यूटन पर कूलम। और ऊपर तो कहीं नहीं लिखे, यहाँ पर भी लिखा था फ्रेंड्स, है ना। इसको भी मैं के हटा दूँ। अब ये इसको याद रखना, ये के नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो सही था, हमने यहाँ के की वैल्यू रख दी थी, के नहीं लिखना था। चलिए तो ये फ्रेंड्स हो गई। फिर से मैं बोल दूं कि इनेट बराबर से 2 kp अपॉन एक्स क्यूब न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू होती है। अच्छा, चूंकि डायपोल मोमेंट तो एक वेक्टर वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो देखो डायपोल पी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस से किसकी ओर, प्लस की ओर। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो डायपोल मोमेंट था यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर हमारा माइनस क्यू था। मैंने आपको क्या बोला था कि ये प्लस क्यू डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन E1 ही डोमिनेट करेगी, यानी E1 की डायरेक्शन में चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है वो E1 की डायरेक्शन में चल रहा है, यानी ये E1 की डायरेक्शन में, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कितनी है, माइनस से प्लस की ओर। यानी जो P की डायरेक्शन है वही E1 की डायरेक्शन है, वही E की डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि जो E नेट की डायरेक्शन होगी वही P की डायरेक्शन होगी, है ना। मतलब हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं E डायरेक्शन इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब जो P की डायरेक्शन होती है वो हमेशा E की डायरेक्शन होती है। उल्टा भी करोगे, यदि आप उल्टा करोगे, सपोज करो यहाँ पर आपने क्या किए, इस बार यहाँ पर माइनस क्यू लिए थे, यहाँ पर प्लस क्यू लिए थे। इस बार आप यदि इस डायरेक्शन में पॉइंट रखोगे, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी रखोगे तो क्या होगा, ये डोमिनेट करेगा। तो ये डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकलेगी, ये माइनस है ना, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, यानी E2 की डायरेक्शन चलेगा, ठीक है। तो E2 की डायरेक्शन चलेगा, तो E2 की डायरेक्शन भी क्या है, माइनस से प्लस की ओर। मतलब हमेशा माइनस से प्लस की ओर ही इसकी नेट फील्ड बनेगी, ठीक है। चलिए तो याद रहेगा, मतलब मैंने बोला कि इन एक्सियल कंडीशन, सॉरी, इन एक्सियल कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड work in the dipole moment direction, ठीक है। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, जो P की डायरेक्शन होगी वही P की जो डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी। चल ठीक है। और फॉर्मूला क्या आया था फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप याद कर लें, ई नेट बराबर से आया था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। चलिए अब अपन निकालते हैं फ्रेंड्स वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है, परपेंडिकुलर पर, यानी आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at x distance from midpoint on equidistance, या इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं उसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ठीक है। तो देखो अपन क्या मानते हैं कि यहाँ पर मैं एक डाइपोल कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इसको माइनस क्यू चार्ज देते हैं, और यहाँ पर हम इसका एक मिड पॉइंट ओ बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस पर, यानी इक्विलेटरल यही होगा पॉइंट, अरे इक्विलेटरल यानी यही होगी इसकी इक्विलेटरल डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पर ही हमने एक पॉइंट पी ले लिए, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले तो प्लस क्यू क्या होगा, बाहर की ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और माइनस की अंदर की ओर होगी। तो पहले मैं इसको बना दूं, देखो ये यहाँ से इस तरफ चलेगा, देख रहे हैं, ये बाहर की ओर, मान लो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है। और जो दूसरा आपका बनेगा वो यहाँ से इस तरफ ही बनेगा, ठीक है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो गई, यहाँ से यहाँ तक E2 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड देखो, ये जो डिस्टेंस है अपन इसको R मान लेते हैं, इसको हमने X मान लिया, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी, ये L है और ये भी L है, ठीक है। अब ये एंगल मान लेते हैं थीटा है और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो क्या होगा, अब आप मुझे बताओ कि ये एंगल थीटा है, थोड़ा ध्यान देना। अब ये जो E1 है, अब देखो मैं आपको पहले अलग से बनाकर ही बताता हूँ, ये आपका E1 है, अलग से देखो, ये E1 है और ये आपका E2 है, ठीक है। यदि ये एंगल आपका थीटा है और यहाँ पर हमने क्या किए, एक लाइन बनाई, एक लाइन ड्रा कर लो यहाँ पर, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, और ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। मतलब नीचे वाला भी थीटा हो गया और ऊपर वाला भी थीटा हो गया। तो अब इस E1 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, दो पार्ट में। तो ये देखो, ये थीटा यदि है तो देखो यहाँ पर ये थीटा यदि है तो ये वाला क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका E1 sin थीटा होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा आपका E1 sin थीटा और इस तरफ चलेगा आपका E1 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो ये थीटा है तो ये E2 की डायरेक्शन है, तो इस तरफ क्या होगा आपका E2 cos थीटा होगा और नीचे की तरफ होगा इसका E2 sin थीटा। अब देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, E2 cos थीटा। अब आप देख रहे हो कि A से लेकर P तक की डिस्टेंस और B से लेकर P तक की डिस्टेंस तो बराबर है। यदि डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बराबर ही होगा। मतलब E1 की वैल्यू को E2 की वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड हो जाएगा। और चूंकि E1 E2 बराबर ही है तो इसको हम E के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट P पर यदि हम नेट E की बात करेंगे, E नेट की बात करेंगे तो कितना निकलेगा, यानी वो निकलेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसको E रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रह गया कि E की वैल्यू क्या आएगी, चाहे E1 की वैल्यू लाओ तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा ये बताओ पहले, तो ये परपेंडिकुलर है अपना, तो आर स्क्वायर बराबर से क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और E1 बराबर से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास तो ई नेट में तो cos थीटा भी है ना, तो ई नेट बराबर 2E cos थीटा, तो 2E की वैल्यू क्या हुई, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है।
एल स्क्वायर और साथ में क्या है आपका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल ही लो आप। कॉस थीटा बराबर से क्या होगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी ना, तो यहाँ पर देखो मैं फिर से बना देता हूँ। ये आपकी बेस क्या हो गई, एल हो गई, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गई, ठीक है ना, ये थीटा है आपका। तो निकाल लेंगे तो क्या निकलेगी, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2k³ अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर रखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, अंडर रूट यानी हाफ ही पावर होती है। चलो इसको इकट्ठे यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, KQ इंटू 2L अपॉन में, ये दोनों बेस तो एक ही है, बस पावर अलग अलग है। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। ये ई नेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक बात कि आपको मैंने बोला कि जब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर स्मॉलर के लिए बात कर रहे हैं, फॉर स्मॉलर डाइपोल के लिए, फॉर स्मॉलर डाइपोल क्या हो जाएगा, एल बहुत छोटा हो जाता है, एक्स बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक्स को बड़ा रहने दो और एल को हम इग्नोर कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पावर जो है एल तो 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 2 और ये 2 कट जाएगा, 3 रह जाएगी, है ना। अच्छा, और साथ में Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है। तो ई नेट बराबर से क्या हो जाएगा, K इंटू P अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर अभी कितनी है, 3/2, और यदि स्मॉलर की यदि हम बात करेंगे तो एल को इग्नोर कर दो, तो KP अपॉन एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी KP अपॉन x³ और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इसकी कि इसकी नेट डायरेक्शन क्या होगी। देखो एक बार, अभी हमने क्या करे थे, यहाँ पर प्लस क्यू लिए थे, यहाँ पर माइनस क्यू लिए थे, ठीक है। ऐसी थी हमारी ये वाली जो डायरेक्शन थी हमारी, ये E1 की डायरेक्शन थी, और ये जो थी हमारी किसकी थी, ये थी आपकी E2 की डायरेक्शन थी, और जो नेट आएगा वो इन दोनों का रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, इस तरफ ही होगा ना, ठीक है। तो एक बात, आपकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस, ये है आपकी P की डायरेक्शन, और इन दोनों की डायरेक्शन देखो, E की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है डाइपोल मोमेंट के, मतलब डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि आप इसकी डायरेक्शन लिखोगे तो E नेट बराबर से आ जाएगा KP अपॉन x³ साथ में माइनस, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। मतलब यहाँ पर जब भी आप परपेंडिकुलर यानी इक्वी डिस्टेंस पर यदि निकालोगे तो हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उल्टा ले लोगे तो, उल्टा लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, तो इस बार क्या होगा, ये वाली देखो, ये वाली लाइन यहाँ से ये इस तरफ से होगी, तो ये Q से ये देखो यहाँ पर ये माइनस वाली जो है, यदि आप इस तरफ लोगे तो भी क्या होगा, यहाँ पर यदि हम पॉइंट ले रहे हैं तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी और ये नीचे ही जाएगी, मतलब आप कहीं पर भी पॉइंट लोगे डायरेक्शन वही मिलेगी, है ना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक यानी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन में क्या आता था बताओ, एक्सियल पोजीशन में आपका ई नेट कितना आता था, ई नेट आता था आपका 2kP अपॉन x³, और आपका इक्वी डिस्टेंट पोजीशन में कितना आ रहा बताओ, ई नेट बराबर से आ रहा है आपका KP अपॉन x³, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यदि हम क्या करें, यदि हम दोनों एक पूरा की पूरा क्या करें, जो प्लस क्यू माइनस क्यू को
एक बार हम क्या करें, एक्सियल पोजीशन पर निकालें, और एक बार हम क्या करें, इक्विलेटरल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पोजीशन में निकालें, और डिस्टेंस वही रहनी चाहिए। इस बार यहाँ से यहाँ तक की जो एक्स वाली डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की रखें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमने E1 निकाले, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 निकाले, ये एक्सियल है और ये आपकी इक्वी डिस्टेंट पोजीशन है। तो क्या आएगा अब आप बताओ, यानी यहाँ पर मैं इसको एक्सियल पोजीशन को EA लिख देता हूँ। तो क्या मिलेगा आपका 2kp/x3, और वही डिस्टेंस है वही चार्ज है, तो आपका E लिख देता हूँ मैं, वो आएगा kp/x3। यदि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको लग नहीं रहा कि एक्सियल पोजीशन 2 टाइम्स है ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं EA बराबर से 2 × EE। तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विलेटरल या इक्विडिस्टेंट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उससे 2 टाइम्स होती है ना। अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की तुलना में 2 गुनी होती है, ठीक है। अच्छा, वो जरूरी कि यही 2 पॉइंट हो, पॉइंट तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो मान लेते हैं हम थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो कोई भी कंडीशन आ सकती है ना। तो मान लेते हैं कि ये आपका +q है और ये आपका -q है, और ये पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसको मैंने सपोज करो A नाम दे दिया, और ये इसका मिड पॉइंट है, इसको आपने O नाम दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, आपको ये x डिस्टेंस दी गई है और ये एंगल थीटा दिया गया। अच्छा, यदि 2 चीज़ें आपको पता हो तो आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। देखो, थीटा का मतलब है कि आप पूरा राउंड घूम सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ना थीटा, और x का मतलब आप देखो कितनी भी दूरी ले सकते हो, कोई फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यदि ऐसी पोजीशन आ जाए तो आप एक बात बताओ, ये P की डायरेक्शन क्या है, डायपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की ओर डायपोल मोमेंट है ये। तो ये आपकी P की डायरेक्शन है, तो P ये डायरेक्शन में है, तो आपका ये बताओ ये थीटा है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी P cos थीटा वाली डायरेक्शन होगी। और एक बात कि ये वाली जब ये P है, ये ऊपर P cos थीटा है, तो इस पर नीचे की ओर जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, अब आप बताओ, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, P sin थीटा होगी ना। अब देखो, ये यदि अपने को यहाँ पर निकालना है, डायपोल मोमेंट यहाँ निकालना है, और ये देखो P cos थीटा का ही एक्स वाली पोजीशन है ना यहाँ पर। तो P cos थीटा यानी इस डायपोल मोमेंट के यदि एक्स एक्सिस पर यदि कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है आपको पता, तो एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर यदि मैं EA लिखूंगा तो क्या निकलता है, 2kp/x3। लेकिन P तो है नहीं यहाँ पर, P की जगह कितना लिखा है, P cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये जो है, मान लो कि ये इस लाइन को मैं पीछे की ओर बढ़ा दूं, ये हो गई इतना ही, ठीक है, ये P, और ये लाइन ये देखो, ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो हुई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्विडिस्टेंट पॉइंट ही तो हुआ। तो ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट पर ये यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, x ही तो डिस्टेंस है। तो x डिस्टेंस पर आपको यदि निकालना है, तो देखो अब p की जगह हम दो फैक्टर में निकाल रहे हैं, p को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, p cos थीटा, p sin थीटा, दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे, है ना। तो p यानी अब ये इक्विलेटरल कंडीशन हो गई, मतलब ये बाइसेक्टर पर कितना निकलेगा बताओ, इक्विलेटरल पर मैंने E लिख दिया, या E परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, तो ये क्या निकलता है, kp/x3, लेकिन P की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, P sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक बार कि यहाँ पर एक आपका इस तरफ जा रहा है, ये आपका EA है, ये आपका EE है, तो इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो बीचों बीच जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो E नेट बराबर E नेट स्क्वायर बराबर से क्या निकलेगा, EA² प्लस EE², ठीक है। तो EA² की वैल्यू, पहले EA की वैल्यू कितनी है अब आप बताओ, देखो यहाँ पर EA की वैल्यू है
फिर से वही लिख दो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन में 2kp और साथ में cos थीटा अपॉन x की पावर 3। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा kp साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इस पूरे का भी होल स्क्वायर है, इस पूरे का भी होल स्क्वायर है, तो अपन क्या क्या कॉमन कर सकते हैं kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये होल स्क्वायर में बाहर हो गया, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर देखो ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना रहेगा यहाँ पर इसका साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब किसके बराबर है ई नेट का स्क्वायर के बराबर है। चलिए स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाएगा, सब पे अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट यदि लगेगा तो क्या होगा, स्क्वायर वाली वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, के पी अपॉन एक्स क्यूब तो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं एक्स कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, यानी के पी अपॉन एक्स क्यूब बराबर से यानी सॉरी अंडर रूट में तो ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो ये कितनी निकल गई के पी अपॉन एक्स क्यूब और ये निकल गई 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका आ गया ई नेट बराबर। ठीक है। अच्छा, ये क्या दोनों कंडीशन को फॉलो करता है हमारी एक्सियल पोजीशन को, तो एक्सियल पोजीशन पर आपका थीटा कितना आएगा 0 आएगा ना, तो cos 0 कितना होता है 1 होगा, तो cos 0 कितना होता है आपका 1, तो यहाँ पर कितना होगा अब आप बताओ के पी अपॉन एक्स की पावर 3 और यहाँ पर अंडर रूट ये 1 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट खुलेगा तो कितना जाएगा 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब आ गया यहाँ पर। ठीक है, ई नेट बराबर। और यदि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा थीटा बराबर से 90 और cos 90 कितना होता है 0, तो cos 90 0 होता है, तो ई नेट कितना आएगा अब बताओ, ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर कितना जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, यही आया ना। अच्छा, अब आपको चूंकि ई नेट की डायरेक्शन भी तो निकालनी पड़ेगी, तो देखो हमने पहले मैं आपको फिर से बताऊं, यहाँ पर आपने क्या लिए थे प्लस क्यू, यहाँ पर आपने माइनस क्यू लिए थे, यहाँ पर अपने एक पॉइंट पी लिए थे। ठीक है, और पी की वजह से जो आपका यहाँ पर मैंने आपको ये बोला था, ये पी की डायरेक्शन ध्यान देना, पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है यानी एक्सियल पोजीशन में तो उसी डायरेक्शन में आता है, यानी ये आए थे आपकी पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा की डायरेक्शन में निकलेगी E1। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, और ये वाली जो आपकी थी पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा की डायरेक्शन क्या थी, देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन थी, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दिख रही नहीं यहाँ पर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर ही तो आएगा, इसके ऊपर बीचों बीच जाएगा ना, तो इस एंगल को आप कितना मान लो अल्फा, तो ये और ये लाइन को अपन यदि मिला दें तो क्या हो जाएगा, देखो ये E2 की डायरेक्शन आ जाएगी, यानी ऐसी पोजीशन आ जाएगी, देखो ये E2 आ गया और ये आपका E1 आ गया और ये आपका अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, तो ये देखो परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan का, तो tan अल्फा बराबर से कितना होगा बेस अपॉन यानी बेस अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना क्या है E2 और आपका बेस क्या है E1 है ना, ये E2 और ये E1, तो E2 की वैल्यू आप निकाल लो, tan अल्फा बराबर से E2 क्या आपकी कौन सी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है,
और इवन यानी आपके एक्सियल पोजीशन है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2kp cos थीटा अपॉन कितना आ गया x क्यूब। ठीक है, तो ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, kp से kp कट जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर से आ जाएगा 1/2 साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan। ठीक है, और इसका जो एंगल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो अभी फिर अब मुझे बताना पड़ेगा, ये पोजीशन थी तो ये आपकी क्या थीटा आ गई। ठीक है, और आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से ये अल्फा हमने माने, तो ये यहाँ से मान लो ये अल्फा ये हो गई, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी यानी जो एंगल हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा फाइनल जो आप बताना पड़ेगा थीटा प्लस अल्फा। क्या बताना पड़ेगा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, एंगल जो फाइनल किस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा थीटा प्लस अल्फा डायरेक्शन में जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पर तीनों किसी भी पोजीशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, और इतना बस याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा जो एंगल लेते हैं ना तो वो एंगल हमेशा डाइपोल मोमेंट से एंगल लेना है ना। मान लो सपोज करो कभी यहाँ पर आपको 60 डिग्री सॉरी इस तरफ आपको यदि मान लो 120 डिग्री दिया हुआ है और अपने को थीटा आपको पता करना, तो ये 120 मत रख देना, हमेशा इस तरफ से निकालना है, यानी डाइपोल मोमेंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एंगल निकालनी है ना। तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री कैलकुलेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।